अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस रात लेक्चर पढ़ाओ रात किस लेक्चरस मज वो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस मज पढ़ाए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स इन ब्याक नो थो माइसिल्स एंड इसकिस वीडियोस मज करो डिस्कस दैट माइसिल बनन एसोसिएटेड कोलाइड बनन व्हेन वी डिसॉल्व सोप्स इन वाटर। सोप्स जो लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे वो कैसे एक माइसिल या एसोसिएटेड कोलाइड बनाते हैं, उसी के लिए हमें एक लेक्चर यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ माइसिल फॉर्मेशन। बेसिकली कल के लेक्चर में मैंने कहा था कि सोप्स की कंसंट्रेशन जब वाटर में कम हो, एट लो कंसंट्रेशन क्या होता है, द सोप पार्टिकल्स दे रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ये फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहते हैं एंड डिसॉल्व इन वाटर एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। बट when soaps are taken at CMC critical mycel concentration, जब हम सोप्स की कंसंट्रेशन वाटर में बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, जब सोप्स बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, सोप्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, तो सोप्स एक्चुअली होते हैं कि साल्ट्स होते हैं, तो उन सोप्स की वहां पे डिकम्पोजिशन हो जाती है, डिसोसिएशन हो जाती है, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। आयन्स जो वहां पे बनते हैं, दोज आयन्स दे हैव देयर साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो व्हेन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है सोप्स की, तो उनसे आयन्स बहुत ज्यादा बनेंगे। जब आयन्स बहुत ज्यादा बनेंगे, उन आयन्स की यहाँ पे हो जाती है एग्रीगेशन, दे रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ these clusters of these soap particles, and these clusters of soap particles when they remain dispersed in water, they result in the formation of a colloidal solution. That colloidal solution is called associated colloid or that's called as mycel. यहाँ पे पढ़ना क्या है हमें, कैसे ये छोटे छोटे सोप पार्टिकल्स कैसे एट हाई कंसंट्रेशन पे कैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट होके कैसे ये क्लस्टर्स बनाते हैं या कैसे ये माइसिल बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर सोप्स लो कंसंट्रेशन पे हो, एग्रीगेशन क्यों नहीं होती है, माइसिल क्यों नहीं बनता, ट्रू सॉल्यूशन ही क्यों बनती है। लेकिन एट क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, एट इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन दैट इज एट सीएमसी, ये सोप पार्टिकल्स कैसे एग्रीगेट्स बनाते हैं, कैसे ये रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज माइसिल्स, वो हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाता हूँ, वो समझिएगा। जो सोप्स होते हैं केमिकली सोप्स जो होते हैं, दे आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे यहाँ पे मैंने सोप लिखा, सोप्स की जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी, CH3 CH2 होल 16 COONA। बेसिकली दिस कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे लिया है, इट इज सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट वाला कंपाउंड है। और यही सोडियम स्टीरेट, इसको हम कहते हैं दूसरा नाम सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। इस मेजॉरिटी ऑफ द सोप्स जो होती है वो इसी सोडियम स्टीरेट के बने होते हैं। तो मैंने सोप्स के बदले यहाँ पे लिया कौन सा, सोडियम स्टीरेट। देखना क्या है कि लो कंसंट्रेशन पे सोप्स कैसे बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, बट एट हाई कंसंट्रेशन सोप्स कैसे माइसिल बनाते हैं। तो वो टॉपिक समझने के लिए, वो कंसेप्ट समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली। तो सोप्स के बदले मैंने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम स्टीरेट, जिनकी सोप्स बनी होती है। सोडियम स्टीरेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है, सोप्स आर एक्चुअली सोडियम स्टीरेट या साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। तो साल्ट है ये, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी। डिसोसिएशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जो सोडियम है वो निकलेगा बाहर एज Na पॉजिटिव, इट विल रिमेन डिस्पर्स्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। Na पॉजिटिव के साथ साथ जो ये बड़ा एक आयन आपको मिल गया एनायन, इसका नाम पड़ेगा स्टीरेट आयन। आप समझिए, यहां पे सोप्स मैंने लिए, सोडियम स्टीरेट है, वाटर में डिसॉल्व किया, तो सोडियम स्टीरेट से हमें क्या मिला, एक तो स्टीरेट आयन मिला और दूसरा क्या मिला हमें, सोडियम आयन। सोडियम आयन वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो रही बात इस स्टीरेट आयन की, पहले एक चीज हम याद यहां पे बताते हैं, अगर मैं सोप्स ऐड करूं वाटर में, बहुत कम ऐड करूं, तो सोडियम स्टीरेट आयन्स, ये जो स्टीरेट आयन्स हैं या सोडियम आयन्स हैं, इनकी क्वांटिटी भी वाटर में कम रहेगी। लेकिन अगर मैं सोप ज्यादा ऐड करूं, तो मैं वाटर में ऐड क्या कर रहा हूं, सोडियम स्टीरेट ज्यादा ऐड कर रहा हूं। जब ये ज्यादा मैं ऐड करूंगा तो वाटर में स्टीरेट आयन्स भी ज्यादा बनेंगे। यही कंसेप्ट समझना है। अगर मैं सोप्स कम ऐड करूं वाटर में, तो सोडियम स्टीरेट में कम ऐड कर रहा हूं। जब मैं वाटर में सोडियम स्टीरेट कम ऐड कर रहा हूं, तो स्टीरेट आयन्स भी वाटर में कम ही बनेंगे। और सोडियम स्टीरेट जो स्टीरेट आयन्स है, अगर ये वाटर में कम बनने का मतलब ये क्या है, एनायन है।
इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वाटर को अट्रैक्ट करने की वजह वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के साथ साथ जब इनका नंबर कम हो, ये बहुत ही दूर रहते हैं, जब नंबर कम हो इनका एनायंस का वाटर में, ये बहुत ही दूर रहते हैं वाटर में, एंड दे रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, and they result in the form of a true solution. But अगर हमने ये n टाइम्स लिया, सोडियम स्टीरेट अगर हमने n टाइम्स लिया, यानी कि नंबर बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 इन टर्म्स ऑफ मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स, 5 मोल्स में ऐड कर रहा हूँ सोडियम स्टीरेट की, तो यहाँ पे भी n टाइम्स यहाँ पे मिलेगा स्टीरेट आयंस। जब कंसंट्रेशन स्टीरेट आयंस की सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होती है, तो वो स्टीरेट आयंस की कंसंट्रेशन जब सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा हो, they move into the bulk of the solvent, and in the bulk they result in the form of association, they result in the form of micelles, or they result in the form of associated colloids। वो associated colloids कैसे बनते हैं, माइसिल कैसे बनते हैं इन स्टीरेट आयंस से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जितना ज्यादा सोप ऐड करोगे उतने ज्यादा स्टीरेट आयंस बनेंगे, जितना कम ऐड करोगे उतने कम स्टीरेट आयंस बनेंगे। तो माइसिल कैसे बनता है, वो स्टीरेट आयन से बनता है। हालांकि सोप से आपको मेटल आयन भी मिलता है, Na पॉजिटिव मिल सकता है या K पॉजिटिव मिल सकता है, और यहाँ पे और कौन सा मिला, स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन से ही बनेगा आपका माइसिल। कैसे बनेगा वो आप देखोगे, देख लीजिए। ये स्टीरेट आयन है, उसकी फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2। अब 16 टाइम्स CH2 लिखना है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2, ऐसे ही करके आप 16 CH2 ग्रुप साइड बाय साइड लिखोगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, COO नेगेटिव, CO CH3 CH2 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 CH2, 16 टाइम्स करके CH2 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका COO नेगेटिव। तो ये कौन सा सबस्टेंस है, दिस इज योर स्टीरेट आयन। हमें पढ़ना क्या है, माइसिल कैसे बनता है। माइसिल बनेगा कहां से, स्टीरेट आयन से। स्टीरेट आयन आए कहां से, सोप्स से। लेकिन जितने सोप्स कम ऐड करेंगे स्टीरेट आयन भी कम बनेंगे, जितने ज्यादा ऐड करोगे ये उतने ज्यादा बनेंगे, ठीक है। अब हम स्टीरेट आयन का जो स्ट्रक्चर यहां पे देखते हैं, लास्ट में यहां पे देखोगे COO नेगेटिव। जो COO नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज यहां पे है, दैट मींस दिस ग्रुप इज पोलर। तो इसका मैं नाम रखता हूं, इट इज अ पोलर ग्रुप। COO नेगेटिव को मैंने यहां पे नाम रखा पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है, ये खाली बना है कार्बन और हाइड्रोजन का। इसको मैं नाम रखूंगा हाइड्रोकार्बन पार्ट। दिस इज योर हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है यार। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो मैं इसको नाम रखूंगा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। स्टीरेट आयंस के दो पार्ट्स है, एक तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसमें कोई चार्ज है ही नहीं, इसीलिए मैंने इस हाइड्रोकार्बन पार्ट का नाम रखा है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या है, COO नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, पोलर ग्रुप, या मैं इसका नाम दूंगा पोलर हेड। पोलर हेड मैंने इसका नाम दिया। COO नेगेटिव इज कॉल्ड एज पोलर हेड, and this hydrocarbon part, it does not contain any negative or positive charge। यहां से लेकर यहां तक कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस पार्ट का मैं नाम रखूंगा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, और इसको मैं नाम लिखूंगा नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल। तो स्टीरेट आयन में दो चीजें आ गई, एक तो आ गया आपका पोलर हेड COO नेगेटिव वाला पार्ट, दूसरा आ गया आपका स्टीरेट आयन का नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, ये वाली पोर्शन, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल। अब देख लीजिए, अब जब मैं सोप्स को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, सोप से क्या बनेगी आपको, स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन में कितने पार्ट्स है, दो, एक है नॉन पोलर टेल, दूसरा है पोलर हेड। जो पोलर हेड है, चार्ज होने की वजह से ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, इट विल बी आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड में नाम रखूंगा इसको हाइड्रोफिलिक हेड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक हेड।
बट यहाँ पे नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो ये वाटर को ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो इस नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है या टेल जो है ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द चार्ज। जब ये वाला पोर्शन वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मैं नाम देता हूं हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मैं नाम रखता हूं हाइड्रोफोबिक टेल। तो स्टीरेट आयंस में आपके कितने पार्ट आ गए? दो पार्ट आ गए। एक तो आ गया हाइड्रोफोबिक टेल जिसमें कोई चार्ज है ही नहीं, दूसरा आ गया हाइड्रोफिलिक हेड जिसमें चार्ज है यहां पे। मैं यहां पे क्या करता हूं, आपको समझ आ गया होगा। सोप से मिलते हैं आपको स्टीरेट आयंस। स्टीरेट आयंस बने होते हैं दो पार्ट्स की। एक तो उसमें होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दूसरा होता है आपकी कौन सी? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल इसलिए क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको यहां पे रब कर दिया। अब आप समझिए स्टीरेट आयंस कहां से मिलते हैं? सोप से। सोप्स की क्वांटिटी जितनी कम होगी स्टीरेट आयंस कम होंगे। सोप्स की क्वांटिटी जितनी ज्यादा वाटर में डिसॉल्व करोगे, सोप ज्यादा डिसॉल्व के उतने ज्यादा आपको स्टीरेट आयंस मिले। समझ लीजिए ये आपका एक स्टीरेट आयन है, ये आपका एक स्टीरेट आयन है, ये आपका दूसरा स्टीरेट आयन है, ये आपका और एक स्टीरेट आयन है। ऐसे ही वाटर में बहुत सारे स्टीरेट आयंस होंगे। स्टीरेट आयंस का ये कौन सा है? पोलर हेड। पोलर हेड का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और यहां पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी आएगा नेगेटिव। और ये कौन सा है? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल या हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पे एक चीज है, जब हम वाटर में सोप्स कम ऐड करते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? स्टीरेट आयंस मिलेंगे। स्टीरेट आयंस की कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। एक तो टेल होती है हाइड्रोकार्बन CH2 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 CH3, उसका कोई चार्ज नहीं होता है तो हाइड्रोफोबिक टेल है। और आगे जाके उसको होता है एक हेड COO नेगेटिव। दैट मींस ईच स्टीरेट आयन possesses one negative charge due to the presence of COO negative group. In addition to that, each stearate ion possesses a non-polar हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देख लीजिए आप, अगर आपके पास अब एक बीकर है जिसमें आपने वाटर लिया है, आपने, तो अब आपने से फॉर द एग्जांपल इसमें क्या किया? डिसॉल्व सोप। लेकिन सोप्स की कंसंट्रेशन आपने कम रखी। सोप्स की कंसंट्रेशन जब आपने कम रखी तो स्टीरेट आयंस भी कम ही बनेंगे। जब स्टीरेट आयंस कम बनेंगे तो स्टीरेट आयंस का जो पोलर हेड है, पोलर हेड दैट रिमेन्स टुवर्ड्स वाटर, और जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक टेल दैट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द वाटर। ऐसे ही और एक स्टीरेट आयन बन गया, नेगेटिवली चार्ज हेड जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, एंड द पोलर नॉन पोलर टेल दैट विल पॉइंट अवे फ्रॉम द वाटर। और यहां पे भी और एक स्टीरेट आयन आएगा, उसका नेगेटिव चार्ज जो है वाटर को अट्रैक्ट करेगा, एंड उसकी जो टेल होगी दैट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द वाटर। तो लो कंसंट्रेशन पे क्या होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप्स पे क्या होता है? सोप से जो स्टीरेट आयंस बनते हैं वो कम बनते हैं, एंड दे रिमेन कन्फाइंड टू द सरफेस। वो सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, बट कैसे? उनके जो पोलर हेड्स है दे मूव टुवर्ड्स वाटर और दे अट्रैक्ट वाटर ऑन द सरफेस, बट द टेल्स point away from the water. In this way, there is no association of these stearate ions. There is no aggregation of these stearate ions. Each stearate ions remains far apart from each other. That means there is no micelle formation at low concentration of soaps, and at this low concentration, this solution is called as true solution. ये आपकी होगी ट्रू सोल्यूशन। वो लो कंसंट्रेशन पे क्या होता है? स्टीरेट आयंस कम बनते हैं। वो स्टीरेट आयंस का जो पोलर हेड्स है दे रिमेन कन्फाइंड टू द सरफेस, और वहीं से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और जो टेल्स होते हैं दे मूव अवे फ्रॉम द वाटर। इन दिस फॉर्म दे डू नॉट अंडरगो एनी, देयर इज नो they do not undergo any aggregation or association. In this way they do not form micelles, they remain far apart from each other, and this solution in this form is called as true solution. लेकिन जब आप सोप्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लेते हो,
यानी कि वाटर है यहाँ पे, इसमें आपने सोप बहुत ज़्यादा ऐड की। तो सोप जब आप बहुत ज़्यादा ऐड करते हो, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन की बात मैंने कल कही थी। क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन मैंने कहा था सोप्स के लिए, दैट इज 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻³ moles per liter. At this concentration, critical mycel concentration, that is very high concentration of soaps. At this concentration, 10⁻⁴ to 10⁻³ moles per liter जब आप सोप इसमें ऐड करते हो तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन है, स्टीरेट आयंस बहुत ज्यादा बनेंगे। जब स्टीरेट आयंस बहुत ज्यादा बनेंगे तो वो खाली सरफेस पे ही नहीं रहेंगे, यहाँ पे सरफेस पे रहते थे सारे स्टीरेट आयंस। जब आपने सोप्स की कंसंट्रेशन बहुत ली, बहुत ज्यादा सोप ऐड कर दिया, स्टीरेट आयंस भी बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन वो स्टीरेट आयंस खाली सरफेस पे नहीं बैठेंगे, दे विल नाउ मूव इनटू बल्क। ये आ गए आपके स्टीरेट आयंस, वो कहां पे आ गया, बल्क में, वाटर में एंटर हो गए। कुछ स्टीरेट आयंस अभी भी हाँ पॉसिबिलिटी है सरफेस पे रह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टीरेट आयंस है यहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टीरेट आयंस व्हेन द कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, when concentration of soaps is very high, स्टीरेट आयंस भी बहुत ज्यादा बनेंगे। कुछ स्टीरेट आयंस सरफेस पे रहेंगे, their tails will be pointing away from the water और their heads will be pointing towards the water। लेकिन जो जब कंसंट्रेशन सोप्स की ज्यादा हो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टीरेट आयंस मूव इनटू द बल्क ऑफ द वाटर, दे डू नॉट रिमेन एट द सरफेस। some of them will remain at the surface but majority will move into what, बल्क। when they will move into बल्क में क्या होगा, टेल्स जो होते हैं किनके, स्टीरेट आयंस के, दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर को रिपेल करेंगे, इनकी टेल्स अंदर की तरफ आएंगी, सबकी टेल्स अंदर की तरफ आएंगी बिकॉज दे आर वाटर हीटिंग, वाटर को रिपेल करेंगे। वो सबकी टेल्स कहां की तरफ आ गई, अंदर की तरफ आ गई। क्यों अंदर की तरफ आ गई, बिकॉज दे रिपेल वाटर, दे डू नॉट अट्रैक्ट वाटर, वो अंदर की तरफ आ गए। और जो नेगेटिवली चार्जड इनके हेड्स है, दे विल रिमेन टुवर्ड्स वाटर, वाटर यहां से है तो पोलर हेड्स जो है इनके स्टीरेट आयन के, दे विल मूव टुवर्ड, they will face the water, they will attract the water, but the tails, hydrophobic tails, they will point inwards. In this way they result in the formation of this associated colloid or this mycel। और यही जो mycel बनता है, जब आप कपड़े धोते हो आप सोप बहुत ज्यादा ऐड करते हो, जब सोप आप बहुत ज्यादा ऐड करते हो वहां पे माइसील बनेगा। इसी माइसील में डर्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। वो जो डर्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, फिर जब आप रब करते हो क्लोथ्स को या वॉशिंग मशीन में उनको धोते हो तो माइसील्स बाहर निकलते हैं और अलॉन्ग विद दोज माइसील्स वो डर्ट पार्टिकल्स भी उन्हीं के साथ बाहर निकलते हैं। ये जो यहाँ पे क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन पे ये जो एग्रीगेशन हो गई, एग्रीगेशन में क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स दे पॉइंट इनवर्ड्स while as the heads of these steroid ions they point towards water, they attract it, thereby they result in the formation of associated colloid। और ऐसे ही बहुत सारे associated colloids या mycels इसमें बनते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम वाटर ऐड करेंगे, इसको माइसिल तो बन गया, एसोसिएटेड कोलाइड बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गई, अब अगर हम फिर से वाटर ऐड करेंगे, हम अगर इस सॉल्यूशन को फिर से वाटर ऐड करेंगे, हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट होने की वजह से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, ये माइसिल ब्रेक हो जाएगा, वंस अगेन आपको ट्रू सॉल्यूशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने फिर से उसमें सोप ऐड किया, वंस अगेन स्टीरेट आयंस विल मूव इनटू द बल्क and बल्क they will form mycel once again, and in this way we have completed the mechanism of mycel formation। Inshallah in next video we are going to discuss the properties, especially the optical properties, that Stendhal effect, mechanical properties, that is Brownian moment, and this electrical properties, that is electrophoresis or cataphoresis। We are going to discuss those things separately because you know that the length of videos is to be kept very short because it takes a large time to upload the videos of these large lengths। So I will keep this video short, and after the uploading of this video I will try to upload another video for you guys. Till then, keep me in your prayers, and God bless you. Stay home, stay safe.